नमस्कार, स्वागत है आप सभी का म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन में। आपके साथ मैं हूं स्वाति। म्यूचुअल फंड निवेश का एक ऐसा विकल्प है जिसके जरिए आप अपने सारे वित्तीय लक्ष्य पूरे कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि आप लक्ष्यों के हिसाब से अपने निवेश को बांटें और सही तरीके से पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करें। तो क्या होता है पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन और कैसे कर सकते हैं सही निवेश? हर सवाल का जवाब मिलेगा आपको हमारे शो म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन में। चलिए शुरू करते हैं आज का शो और देखते हैं कि आज के शो में खास क्या है। अगर कोई फंड हाउस बंद हो जाती है तो निवेश का क्या होगा? मौजूदा बाजार में निवेश शुरू करना है तो कितना वक्त होगा लॉन्ग टर्म? ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए एसआईपी निवेश कब रोकना होता है सही? और फंडनामा में जानेंगे क्या होते हैं सेक्टोरल फंड और क्यों अमूमन एडवाइजर इससे दूर रहने की सलाह देते हैं। और आज सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं फिनसेफ इंडिया की फाइनेंशियल एजुकेटर मृन अग्रवाल। मृन, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पे। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, थैंक यू वेरी मच। चलिए शुरू करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला। हमारे साथ जुड़ रहे हैं फोन लाइन पे सौरभ कुलकर्णी जी। सौरभ जी नमस्ते, कहाँ से बात कर रहे हैं? नमस्ते, मैं पुणे से बात कर रहा हूँ जी। क्या जानना चाहते हैं? या मेरे 2-3 क्वेश्चन है। उसमें सबसे पहला है कि सपोज मेरा एसआईपी का लक्ष्य 10 साल या 15 साल का है, बट लुकिंग एट दी करंट मार्केट सिनेरियो, जैसा वो अपिश एंड लोइश जा रहा है, तो हाउ टू डिसाइड व्हेन टू एग्जिट इररिस्पेक्टिव ऑफ आवर गोल और टू गेट द मैक्सिमम प्रॉफिट? अच्छा, This is the first question. Okay. Then the second question is any fund ever saturates? ये कभी सैचुरेट होता है या कभी कोई सैचुरेट होता है का नहीं क्या होता है? मतलब है सौरभ? Means I am putting my money for the better or optimum output, but ऐसा होता है कि एक सर्टेन लिमिट के बाद वो फंड में उतना ग्रोथ नहीं होता है या हार्डली जिस रफ्तार से रिटर्न मिल रहा था वैसा ना मिले। ओके, करेक्ट। ठीक है। And the last question is any fund is not giving return as per its benchmark year by year, then is it the right time to stop or exit from the same और बने रहे उसमें? ओके, एक एक करके सवाल लेते हैं। पहला कि भाई जो बाजार की हालत है वैसे में मृन बहुत सारे निवेशक अपने रिटर्न को देखकर बहुत ज़्यादा खुश नहीं होंगे, इनफैक्ट बहुत तो डरे हुए होंगे। एग्जिट करना चाहिए? प्रॉफिट बुकिंग म्यूचुअल फंड निवेश में कितना बनता है? एक्चुअली एग्जिट नहीं करना चाहिए, क्योंकि जैसे कि हम सब जानते हैं कि स्टॉक्स में उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं, और अभी कोविड के कारण काफी उतार चढ़ाव आया है स्टॉक्स में। अगर हम लास्ट 3 मंथ्स की परफॉर्मेंस भी ले लें तो कभी किसी ने सोचा नहीं होगा कि इतनी रिकवरी भी हो जाएगी इन स्टॉक्स में। तो सबसे पहले आपको अपना इवैल्यूएट करना चाहिए कि आपने इस फंड में निवेश क्यों किया है। अगर आपने किसी लक्ष्य के कारण किया है, अगर आपका कोई फाइनेंशियल गोल है, तो वो गोल कब है, मतलब 4 साल बाद, 5 साल बाद। और अगर वो 5 साल के बाद है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बने रहें। दूसरी बात ये है कि अगर आप सोचते हैं कि मेरा फंड ठीक नहीं कर रहा है, तो सबसे पहले आपको कंपेयर करना चाहिए कि आपका फंड कैसे कर रहा है रिलेटिव टू द बेंचमार्क ऑफ द फंड एंड द कैटेगरी एवरेज। ये बहुत जरूरी है कि आप चेक करें कि आपका फंड रिलेटिव परफॉर्मेंस कैसा कर रहा है, एंड उसके बेसिस पर आप डिसाइड कीजिए। फिर भी मेरा ये समझना है कि 2-3 साल का समय बहुत कम होता है ये जानने के लिए कि फंड अच्छा कर रहा है कि नहीं, मतलब ये बहुत शॉर्ट टर्म परफॉर्मेंस होता है। सवाल इनका बहुत ही इंटरेस्टिंग था कि कोई एसआईपी या कोई फंड कभी सैचुरेट करता है कि नहीं, मतलब ऐसा कोई पॉइंट आता है कि इसके बाद तो अब ये जो प्रीवियस रिटर्न जिस रफ्तार से दे रहा था वो ऐसा नहीं दे पाएगा, वहां से डाउनहिल शुरू हो गया है। एक्चुअली ना सारे फंड्स में साइकिल्स होते हैं, मैंने देखा है कि सारे फंड्स में साइकिल्स होते हैं। कभी कभी फंड्स मतलब बड़ी तेजी से बढ़ते हैं
और फिर एक पीरियड आता है जब ग्रोथ बहुत कम हो जाती है और जैसे इन्होंने कहा सैचुरेट या स्टैग्नेट होने लगते हैं। तो मेरे ख्याल से हर फंड में ये होता है दैट यू विल हैव गुड पीरियड्स ऑफ परफॉर्मेंस एंड यू विल हैव सम पीरियड्स ऑफ अंडर परफॉर्मेंस। एंड इसमें आई फील कि आपको जो देखनी चाहिए वो ये है कि लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस अगर ये फंड में है तो आपको बने रहना चाहिए। आई डोंट थिंक कि मतलब इस फंड किसी फंड से एग्जिट करके और आप किसी और फंड में जाएं जिसमें अच्छे से वो बढ़ रहा है, वो स्ट्रेटेजी करने से आपको एक्चुअली कोई लाभ नहीं होने वाला है। और मेरा आखिरी सवाल जो हमने एक मोटे तौर पे कवर तो कर लिया, लेकिन फिर से पूछ ले रही हूँ कि अगर बेंचमार्क और कैटेगरी की तुलना में ईयर ऑन ईयर मान लीजिए 2 साल या 3 साल तक कोई फंड अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, 4% 5% का रिटर्न दे रहा है, तो कितना वक्त, 3 साल सफिशिएंट टाइम है एक फंड को देने का या फिर उससे ज़्यादा वक्त देना चाहिए? आई थिंक जो अंडर परफॉर्मेंस का जो पीरियड है ना, हमें एटलीस्ट 18 मंथ्स के लिए देखना चाहिए, मतलब 18 महीने के लिए देखना चाहिए कि जब से ये फंड अंडर परफॉर्म करना शुरू करे तब से हमें 18 मंथ्स के लिए देखना चाहिए कि ये फंड की परफॉर्मेंस कैसी है, एंड देन यू टेक अ कॉल। 18 महीना, ओके। अगला सवाल लेते हैं, यहाँ मोहित हमारे साथ जुड़े हैं फोन लाइन पर। मोहित बताइए क्या जानना चाहते हैं? मैम, मैं पिछले 5 सालों से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, लेकिन जब अब मैं रिटर्न देखता हूँ तो वो बहुत कम है। तो क्या इस दौरान ये लॉन्ग टर्म के लिए कहा जाता था कि आप 5 साल इन्वेस्ट करिए, तो क्या इस दौरान ये जो डेफिनेशन है चेंज हुई है क्या? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। पहले अमरीन मुझे याद है कि 2008, 9, 10 तक या उसके बाद तक भी हम कहते 3 साल कम से कम आप नज़रिया रखें इक्विटी म्यूचुअल फंड में निवेश करने के लिए। फिर वो धीरे धीरे बढ़ के हो गया 5 साल, और अब जो लोग 5 साल से लगातार निवेश कर रहे हैं, जिनका शायद 5 साल के बाद का लक्ष्य होगा कोई अपने निवेश से पूरा करने का, इस वक्त देखिए तो बाजार की हालत देख के रिटर्न फिर वहां पे गड़बड़ा गया। तो ये लॉन्ग टर्म एक्चुअली कितना लॉन्ग होना चाहिए? एक्चुअली हम लोग हर समय से मानते हैं कि लॉन्ग टर्म इज 7 to 10 ईयर, मतलब 7 से 10 साल तक होता है लॉन्ग टर्म। दूसरी बात जो बहुत जरूरी है कि जब भी आप किसी इक्विटी फंड में निवेश करते हैं किसी गोल के लिए, तो आपको मतलब जब आपका लेट्स से आपका गोल 5 साल का है, तो आपको मे बी एट द एंड ऑफ 4 इयर्स चेक कर लेना चाहिए कि अभी कितना अमाउंट मेरा हो गया है, और अगर वो गोल के नजदीक हो गया है तो थोड़ा बहुत उसमें से एग्जिट कर लेना चाहिए। तो एक ये स्ट्रेटजी फॉलो भी कर सकते हैं ताकि आपका गोल इफेक्ट ना हो। बाकी I have always said that minimum for equity investment is 7 years, तो 7 साल तक तो आपको बने ही रहना पड़ेगा। और अगर हम डेटा भी देखते हैं SIP वगैरह का, अगर हम डेटा भी देखते हैं तो वो डेटा हमें यही बताता है कि नॉर्मली आफ्टर 7 years the probability of getting negative returns really reduces. इंटरेस्टिंग। तो मोहित या जो भी दर्शक ये देख रहे हैं, ध्यान रखिए कि जब आप निवेश करते हैं तो एक ऑफ कोर्स आप लक्ष्य बनाते हैं और साथ में एक उसको टाइम फ्रेम देते हैं, लेकिन जो भी आपने टाइम फ्रेम दिया हुआ है, 2010 में निवेश शुरू किया 2020 के लिए, 2020 तक का इंतज़ार मत कीजिए पैसे निकालने के लिए। अगर आपका लक्ष्य 2018 में पूरा हो चुका है, वो पैसे उतने आपके पास जुट गए हैं, तो वो पैसे निकाल लीजिए 2018 में ही। 2 साल तक और आलस में बैठे रहेंगे तो हो सकता है कि बाजार में कुछ ऐसी घटना हो जाए जिसका इम्पैक्ट आपके निवेश पे पड़े। तो हमेशा एकदम लास्ट डे का इंतज़ार ना करें। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद कुछ और सवाल लेंगे, जवाब देने की कोशिश हम पूरी करेंगे। आप सभी बने रहिए जी बिजनेस के साथ। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन में। आज सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं फिनसेप इंडिया की फाइनेंशियल एडुकेटर मृन अग्रवाल। अगला सवाल लेते हैं। पीयूष तिवारी ने अपना सवाल हमें ईमेल किया है। इनके मन में एक डर है मृन कि जो चीज़ फ्रैंकलिन टेम्पल्टन के साथ हुई है, वहाँ पे तो उन्होंने कुछ स्कीम्स को बंद किया था। इनका डर ये है कि अगर कोई फंड हाउस ही बंद हो जाए तो पैसे का क्या होगा? तो सबसे पहले अगर कोई फंड हाउस बंद होना चाहता है तो they have to approach SEBI and then the scheme closing happens and the investor will get his money back. अब जो आप कह रहे हैं जो दूसरे फंड हाउस के साथ हुआ, जो वाइंडिंग अप उन्होंने किया है,
उसमें भी उन्होंने यही किया है कि उन्होंने स्कीम बंद की है और उसके लिए उन्होंने सारे प्रोसीजर्स फॉलो किए हैं। उसमें टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि इट्स अ डेट फंड एंड दे हैव टू गेट देयर मनी बैक फ्रॉम द बोरोवर्स। तो ये इनका जो डर है ये जायज तो है, और इसके लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सही फंड चूज करें और आप सही तरीके से सोच समझ के चूज करें, क्योंकि ज्यादातर क्या होता है कि लोग रिटर्न्स के बेसिस पर चूज करते हैं। तो मेरा ये समझना है कि थोड़ी ज्यादा जानकारी लेकर कि मतलब फंड का स्ट्रेटेजी क्या है और कैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये सब सोच समझ के ही इनको फंड में निवेश करना चाहिए। इनके पोर्टफोलियो पर भी एक बार जरा नजर डाल लेते हैं। इनके पास 3 SBI के फंड्स हैं, ब्लू चिप, टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटीज और मैग्नम मल्टी कैप, और मिरर एसेट का इमर्जिंग ब्लू चिप और लार्ज कैप, और साथ ही एक्सिस ब्लू चिप। गोल है इनका वेल्थ क्रिएशन, टाइम होराइजन लंबा लेके चल रहे हैं। SIP अमाउंट 3000 पर मंथ। अब ये नहीं लिखा है कि वो 3000 हर फंड में कर रहे हैं, हर स्कीम में, या ये पूरा मिला के उनका 3000 का निवेश है। तो पोर्टफोलियो कैसा लग रहा है आपको इनका? अगर मतलब इतने सारे फंड्स, वो पहले तो फंड्स बहुत ज्यादा हैं। दूसरी बात, इन्होंने एक ही फंड हाउस के 3-4 फंड हैं, which means that there's going to be an overlap in the stock holding basically. So जैसे इनके पास SBI ब्लू चिप, SBI मैग्नम दोनों हैं, तो इसमें जरूर ओवरलैप रहेगा in some of the stocks. So there is no need to have from the same fund house 2 funds basically. एक और बात जो मैंने देखी कि इनके पास एक टेक्नोलॉजी फंड है, और आई डोंट सी एनी रीजन टू एक्चुअली इन्वेस्ट इन अ सेक्टर फंड बेसिकली, क्योंकि इसमें ये बहुत कॉन्सेंट्रेटेड एक्सपोजर ले रहे हैं। तो ये 3 चीजें हैं। एक तो आई सी दैट देयर आर 2 फंड हाउसेस जिसमें उन्होंने मल्टीपल फंड्स में इन्वेस्ट किया है, विच मीन्स कि ओवरलैप काफी रहेगा। दूसरी बात, इनका पोर्टफोलियो ज्यादा लार्ज कैप ओरिएंटेड है, एंड गिवन हिज एज, इफ ही इज विलिंग फॉर लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन, सर्टेनली इनको एक मिड कैप फंड भी अपने पोर्टफोलियो में लेना चाहिए। और जो ओवरऑल नंबर ऑफ स्कीम्स हैं, 4 या 5 से ज्यादा बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, एंड नो सेक्टर फंड ऑफ कोर्स। ओके, नो सेक्टर फंड ऑफ कोर्स। इस लाइन के साथ ही हमारा अगला सेगमेंट यहाँ पर हम शुरू कर रहे हैं, जो बहुत ही खास है, जो हमने हाल फिलहाल में शुरू किया है। उसका नाम है फंड नामा, जहाँ पर हम म्यूचुअल फंड में जो अलग अलग कैटेगरीज की फंड्स होते हैं उसकी बारीकियों को समझते हैं, ताकि आप अपने पोर्टफोलियो को सही तरीके से बना सके। और आज फंड नामा में जो हम कैटेगरी ले रहे हैं वो है सेक्टोरल फंड। तो वहीं से शुरू करते हैं मृन, जहां से हमने छोड़ा था कि सेक्टोरल फंड से दूर रहे। क्यों ऐसा कहा जाता है? अमूमन सभी एडवाइजर ऐसी सलाह देते हैं। आखिर ये कैटेगरी फिर किसके लिए बनाई गई है? एक्चुअली ये इसीलिए कहते हैं क्योंकि अगर आप एक सेक्टर में इन्वेस्ट करेंगे तो देयर इज नो वन परफॉर्मिंग सेक्टर व्हिच इज ऑलवेज कंसिस्टेंटली द टॉप परफॉर्मर एवरी ईयर, राइट? एंड दूसरी बात क्या है कि जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनको ये जानकारी नहीं रहती है कि ये सेक्टर का आगे जाके कैसे परफॉर्मेंस होने वाला है। तीसरी बात ये है कि इसमें बहुत कॉन्सेंट्रेटेड एक्सपोजर हो जाता है। इसमें जो सेक्टोरल फंड्स हैं वो एक ही सेक्टर में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो इसमें आपको बिल्कुल डाइवर्सिफिकेशन नहीं मिलता है, एंड इस वजह से इट इज मोर वॉलेटाइल ऑल्सो। एंड आई ऑल्सो फील कि अगर कोई भी सेक्टर का जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है और उसमें जो स्टॉक्स हैं वो बहुत मतलब दे हैव वेरी गुड पोटेंशियल, तो these will in any case be part of the multi cap portfolio। तो इसमें आपको एक मतलब concentrated bet लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सेबी का जो रिकैटेगराइजेशन वाला सर्कुलर था उसके हिसाब से कितना % एक फंड में, वो पर्टिकुलर सेक्टोरल फंड में कितना % एक सेक्टर में जाता है? 65%, 70% या 80%? It's 80%। 80% एक सेक्टर में। ओके, ये बताएं कि सेक्टोरल / थीमेटिक हमेशा ऐसे ही दिखता है, लगता है लोगों को कि एक ही चीज़ है, लेकिन ये दोनों बड़ी अलग अलग चीज़ें हैं, राइट?
यस, तो सेक्टोरल में एक ही सेक्टर में इन्वेस्ट करते हैं और थीमेटिक में दे फॉलो अ थीम, लाइक फॉर एग्जांपल रूरल इंडिया या मेक इन इंडिया या कंजम्पशन थीम, मे बी नाउ देयर माइट बी अ कोविड थीम आल्सो। तो थीमेटिक में एक टाइप के थीम में इन्वेस्ट करते हैं, व्हिच मींस दैट दे कुड हैव मल्टीपल सेक्टर्स, वेयर सेक्टोरल में एक ही सेक्टर रहेगा। तो क्या थीमेटिक फंड भी उतना ही रिस्की है जितना कि सेक्टोरल फंड है? हाँ, क्योंकि हम अगर जो ये थीम्स हैं ये आती हैं और ये जाती हैं, तो एक्चुअली जो ये टाइप के फंड्स होते हैं सेक्टोरल या थीमेटिक फंड्स, दीज आर वेरी टैक्टिकल एलोकेशन फंड्स कि अगर आपके पास कुछ सरप्लसेस हैं जो आपके फाइनेंशियल गोल्स के लिए नहीं है और आपको इन सेक्टर्स में या इन थीम्स में आपको बेट करना है in your portfolio and you're ready to take the extra volatility, तो ये फंड्स ठीक रहते हैं। बट जो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये रहता है कि जब वो थीम खत्म हो रहा है या यू नो दैट सेक्टर का जो बेसिस पर आपने इन्वेस्ट किया था, इफ दैट हैज प्लेड आउट, देन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू एग्जिट। सो इसमें क्या होता है, आई फील कि यू नो जो लोग कॉन्सेंट्रेटेड बेट्स फॉर टैक्टिकल एलोकेशन, नॉट फॉर कोर एलोकेशन, and you know these are again not funds that you can just invest and forget, right? So isme I feel you know only people who are really you know I just feel that investors who have knowledge of these particular themes of sectors should get into this particular fund. तो आपका ये मैं सही समझ रही हूँ कि एक रिटेल निवेशक जो अभी नया नया आया है बाजार में, म्यूचुअल फंड में निवेश शुरू कर रहा है, उसे स्ट्रिक्टली सेक्टोरल फंड से दूर रहना चाहिए या थीमेटिक फंड से भी? बिल्कुल। और जब तक कि सेक्टर की समझ ना हो उसमें निवेश नहीं करना चाहिए। Yes, and मतलब as I said कि you know these are for tactical allocation, which means कि this is not just invest and keep it for long term. तो यहाँ टाइमिंग मतलब आपको मालूम होना चाहिए कि कब कौन सा सेक्टर अच्छा कर सकता है, पोटेंशियल है उसमें अच्छा करने की, तभी। तो अभी जैसे मान के चलें कि इस वक्त आपको क्या लगता है मृन कि अभी कौन सा सेक्टर है जो अगले कुछ सालों तक जिसमें ग्रोथ की गुंजाइश बाकियों से थोड़ी ज्यादा होगी? Certainly, maybe pharmaceutical, given you know, given what's happening in that space, and you know, maybe some other sectors. But फिर भी मैं बिल्कुल recommend नहीं करूँगी कि you know, sectoral fund में कोई भी invest करे। I mean, मैं खुद advisor होके मैं sector funds में नहीं invest करती हूँ। Amazing, amazing. ऑल राइट, तो आप लोग अगर समझ में आ गया होगा आप सभी को कि सेक्टोरल फंड क्यों इसको हम रिस्की कहते हैं लार्ज कैप, मिड कैप, मल्टी कैप की तुलना में। मृन, तो पोर्टफोलियो में बेसिकली आपने पहले भी कहा था इसके पहले वाले सवाल में कि जो 6, 3, 2, 5 एक 6 फंड है जिनके पोर्टफोलियो में, वो भी ज़्यादा फंड है, राइट? तो अगर आप सेक्टोरल को भी कैटेगरी की आप साइड कर दे कि वो आपकी पहुंच के बाहर की चीज है, तो एक आइडियल पोर्टफोलियो विथ प्रॉपर डाइवर्सिफिकेशन आपकी नजर में कैसा दिखता है? आई थिंक अ कॉम्बिनेशन, एक मल्टी कैप फंड, एक मिड कैप फंड, एक ELSS फंड। आई फील कि यू नो ये 3 कैटेगरीज ही काफी हैं किसी भी पोर्टफोलियो में, इफ यू आर लुकिंग एट ओनली इक्विटी। और फिर अगर आप डेट फंड्स के साइड में देख रहे हैं तो आई फील शॉर्ट टर्म प्लान्स आर फाइन। सो आई थिंक यू नो दीज 4 कैटेगरीज इन योर पोर्टफोलियो इज ऑल दैट यू एक्चुअली नीड। व्हाट अबाउट स्मॉल? आपने स्मॉल कैप कहा क्या? मैंने शायद सुना नहीं। हाँ, मतलब स्मॉल कैप भी कर सकते हैं, बट स्मॉल कैप में यही है कि वॉलेटिलिटी ज्यादा रहती है और इसमें आपको क्लियरली 10 साल के लिए बने रहना पड़ेगा। तो स्मॉल कैप भी ले सकते हैं। सो I'll say multi cap, mid cap, small cap, ELSS, and on the debt funds, short term funds. Basically, these are the categories of funds that any investor can have in their portfolio. All right. अभी कुछ दिनों पहले हमारी किसी और एक एडवाइजर से बात हो रही थी, उनकी राय थी वैल्यू फंड के ऊपर भी ऐसी कि वो भी फंड पोर्टफोलियो में रखने की जरूरत नहीं है। एंड आई ऑलवेज वंडर
कि फिर इतनी कैटेगरी की ज़रूरत क्या है? अगर रिटेल निवेशकों को वैल्यू फंड की ज़रूरत किसी किसी को होगी, कि बहुत ही सेलेक्टेड फ्यू शायद हो सकते हैं वो निवेशक, सेक्टोरल फंड पे एक आम निवेशक को नहीं करना चाहिए, फिर इतनी ज़्यादा कैटेगरी की ज़रूरत क्या है इक्विटी के अंदर? बिल्कुल, एक्चुअली बिल्कुल जरूरत नहीं है। और certainly maybe some of these funds work for as I said, more knowledgeable investors, more savvy investors. जी। But I think for a majority of investors, ये fund I feel like ये fund के जो वर्किंग है मे बी उनके समझ के बाहर है। समटाइम्स पेशेंस ज्यादा चाहिए इन सम ऑफ दीज फंड्स लाइक वैल्यू फंड या कॉन्ट्रा फंड अगर आप देख लें तो इन सब फंड्स में आपको थोड़ा ज्यादा ही पेशेंस होना चाहिए। तो आई फील कि जो ज्यादातर जो कैटेगरीज हैं इक्विटी में देख लीजिए या अगर आप डेट में भी देख लीजिए, ज्यादातर जो कैटेगरीज हैं वो एक्चुअली सैवी इन्वेस्टर्स के लिए हैं। आई फील रिटेल इन्वेस्टर्स and see many times जो रिटेल इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करते हैं वो ये नहीं चाहते हैं कि हम बार बार ये फंड को बदलते रहें या अब हम किसी और फंड के बारे में जाके रिसर्च करें। तो आई फील कि ये जो मैंने कैटेगरीज बताई हैं ये बहुत सिंपल हैं एंड आई थिंक इजीली लोग इसमें निवेश कर सकते हैं, फिल इट शट इट टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सिंपल सा जो कहते हैं ना कि इसमें एक तरीका है, जो समझ में आए उसी में निवेश करो, जो समझ में ना आए उससे एकदम दूर रहो, लालच ना करो। बहुत बहुत शुक्रिया अमरिंदर आज सभी सवालों के जवाब देने के लिए। और इसी के साथ म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन में फ़िलहाल इतना ही। अगर आप चाहते हैं कि आपके सवाल के जवाब हमारे एक्सपर्ट दे तो अपना सवाल आप हमें भेजें। कहाँ भेजना है सवाल, सब कुछ आपकी स्क्रीन पर डिटेल्स है। जब भी सवाल भेजते तो प्लीज़ अपना नाम और नंबर ज़रूर लिखें ताकि हम आपसे बात भी कर सकें। फ़िलहाल के लिए इतना ही। आप सभी बने रहिए जी बिज़नेस के साथ। नमस्कार।